तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना थ्योरी क्लास कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें कि आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। चलिए, तो हम लोग थोड़ी देर में अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। सभी को आवाज़ क्लियर जा रही है? सभी को मेरी वॉइस अच्छे से पहुंच रही है? तो दोस्तों चलिए, हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रपति। बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, ये आपको पता होगा। सर्वोच्च नागरिक एवं पहला नागरिक भी वो कहलाता है। बात करें ये जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के, ये जो राष्ट्रपति का पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, ये पद हमने कहाँ से लाया है? सबसे ऊंची बात, तो ये जो पद है हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है दोस्तों? ये जो राष्ट्रपति का जो पद है ये हमने कहाँ से उठाया है? ब्रिटेन से उठाया है। तो बात करते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियाँ। कैसे राष्ट्रपति बनता है, कौन उन्हें शपथ दिलाता है, कैसे उनका चुनाव होता है, कितने उनके कार्यकाल होते हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। तो बात करते हैं और वो किस किस अनुच्छेद में वर्णित है उनकी भी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम वाक्य लिख रहे हैं, आप सभी लोग देखें। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें। पकानी कोका, ध्यान से देखिएगा। पकानी कोका दुयो दशम, ये आपका ट्रिक हो जाएगा इनसे राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल्स याद करने के लिए। अब कैसे करेंगे ये देखेंगे। बात करते हैं दोस्तों प से होता है पद। पद का वर्णन किस अनुसूची में, वो सब देखेंगे। क से होता है दोस्तों कार्यपालिका का प्रधान। क से क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका का प्रधान। आगे की ओर बढ़ते हैं। नी से क्या होता है? नी से होता है दोस्तों निर्वाचन। निर्वाचन यानी कि कैसे चुना जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, या फिर निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। को से होता है बाबू, को से होता है कोटा। हम लोग पढ़ेंगे कोटा क्या होता है। कोटा। का से होता है कार्यकाल। दू से होता है दोबारा नियुक्ति, नहीं दोबारा भी राष्ट्रपति बना जा सकता है। यो से होता है योग्यता। यो से क्या होता है दोस्तों? योग्यता। फिर हम पढ़ेंगे द से दशा। स से पढ़ेंगे शपथ। और लास्ट में पढ़ेंगे म से महाभियोग। क्या पढ़ेंगे? महाभियोग। ये है पूरे राष्ट्रपति से संबंधित बातें जो हम लोग आज पढ़ेंगे। पद, कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन मंडल, कोटा, कार्यकाल, दोबारा नियुक्ति, योग्यता, दशा, शपथ और महाभियोग। बात करते हैं इनको किस किस आर्टिकल में रखा गया है। देखिए, सबसे पहला याद रखिए, पद का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 52 में है। तो यहां से अगर आपको गिनती आती है तो गिनती लिखते चले जाए। 52 के बाद क्या आता है? 53। 53 के बाद क्या आता है दोस्तों? 54। 54 के बाद क्या आता है? 55। 55 के बाद क्या आता है दोस्तों? 56। 56 के बाद क्या आता है? 57। 57 के बाद क्या आता है? 58। 58 के बाद क्या आता है दोस्तों? 59। फिर 60 और फिर 61। गिनती आती है, गिनती लिख लिए। प से पद, पद का वर्णन 52वें अनुच्छेद में। क से कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का वर्णन
53वें अनुच्छेद में। नी से निर्वाचन, निर्वाचन का वर्णन आर्टिकल 54 में। क से कोटा, कोटा का वर्णन आर्टिकल 55 में। क से कार्यकाल, कार्यकाल का वर्णन आर्टिकल 56 में। दू से दोबारा नियुक्ति, दोबारा नियुक्ति का वर्णन आर्टिकल 57 में। यो से योग्यता, योग्यता का वर्णन दोस्तों आर्टिकल 58 में। द से दशा, दशा का वर्णन आर्टिकल 59 में। क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। 60 में शपथ, शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में यानी अनुच्छेद, और महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में। ये सब क्या है, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। आप सभी इस ट्रिक को देख लें और इस ट्रिक को बड़े बढ़िया तरीके से देख लें। आर्टिकल्स याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ा जाए। वॉइस पहुंच रही सभी को? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए बात करते हैं, ये जो राष्ट्रपति का पद है, अभी हमने पढ़ा था, ये पद हमने कहां से लिया था? नहीं, राष्ट्रपति का जो पद है वो हम लोग ने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। अब ये राष्ट्रपति कहाँ रहते होंगे? राष्ट्रपति भवन में। अब बताओ ये राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, दिल्ली में। रायसीन की पहाड़, रायसीन की पहाड़ी पर है, दिल्ली में। और ये जो राष्ट्रपति भवन है इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाने वाले व्यक्ति का नाम था, आर्किटेक्चर जो थे वो थे एडविन लुटियन। कौन थे? एडविन लुटियन। और एक और नाम था हर्बर्ट बेकर। ये दोनों व्यक्ति ने क्या किया था? मिलकर राष्ट्रपति भवन को तैयार किया था। चलिए राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? रायसीना की पहाड़ी पर। चलिए बात करते हैं हम लोग आर्टिकल्स की। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 52। सबसे पहले हमने आर्टिकल देखा था, सबसे पहला अनुच्छेद आर्टिकल 52। तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग आज देखेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 52 की। आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52, हिंदी में लिख देते हैं अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 52 में हमने सबसे पहले देखा था कि आर्टिकल 52 में किसका वर्णन है? पद का वर्णन है। किसके पद का वर्णन है? राष्ट्रपति के पद का। किसके पद का वर्णन है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। और ये जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से उठाया गया है? आप सभी को पता होगा, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से हमने ये पत्र लिया है। अब ये हो गया आर्टिकल 52। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 53 की ओर, यानी हमारा संविधान का 53वां अनुच्छेद आर्टिकल 53। बात करें आर्टिकल 53 की तो आर्टिकल 53 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। आप सभी को पता होगा संघ सरकार कैसे चलती है? कार्यपालिका, जिसमें कार्यपालिका का काम क्या है? आपने पढ़ा होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून लागू करती है। और न्याय का संरक्षण कौन करती है? न्यायपालिका। तो दोस्तों हम लोग कार्यपालिका में पढ़ रहे हैं, जिसमें कार्यपालिका में कौन है? राष्ट्रपति। बात करें राष्ट्रपति क्या होता है? ये जो संपूर्ण कार्यपालिका है उन संपूर्ण कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान। या फिर इसे हम लोग औपचारिक प्रधान भी कह सकते हैं। औपचारिक प्रधान इसलिए कहा है क्योंकि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं करता।
राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री सहायता से करता है, तो इसीलिए इसे हम लोग औपचारिक प्रदान करते हैं। और किसकी किसकी सहायता से राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग करता है? प्रधानमंत्री। इसीलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, हमने देखा कि कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 के तहत, या फिर इसे हम लोग औपचारिक प्रधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं करता है। किसकी सहायता से करता है? प्रधानमंत्री की सहायता से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रधान कहा जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 53 की, सॉरी 54 की। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 54। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आर्टिकल 54। आवाज जा रही है सभी को? चलिए दोस्तों, आर्टिकल 54 की बात करते हैं। अब ये आर्टिकल 54 है क्या? हमने आर्टिकल 54 में क्या पढ़ा था अभी देखे। आर्टिकल 54 में हमने निर्वाचन या फिर निर्वाचन मंडल देखा था। तो आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। चुनाव और कैसे चुनाव होते हैं? निर्वाचन एवं निर्वाचन मंडल। चुनाव कराने के लिए निर्वाचन मंडल का गठन होता है। तो बात करते हैं अब इनका चुनाव होता कैसे है। देखिए, बात करते हैं ये जो राष्ट्रपति है, इनका चुनाव में आम जनता वोट नहीं देती है। इसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। कौन देते हैं? प्रतिनिधि। और वो प्रतिनिधि कहाँ के होते हैं? वो प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा के सांसद होते हैं, वो होते हैं राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, और साथ ही साथ विधानसभा के विधायक। और वो सब विधायक सब हमारे राज्य के विधायक। तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। ये हम तो नहीं है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। इसीलिए याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से न होकर कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसमें आम जनता हिस्सा नहीं लेती है। और भी बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो राष्ट्रपति कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में लोगों को मनोनीत करते हैं, और जो भी मनोनीत सदस्य है, कहीं भी जो मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते। यहां पे लिख देते हैं। इसके बाद यहां पे लिख रहे हैं, इसको और साइड कर दो। चलिए बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन हिस्सा ले रहा है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते, याद रखिएगा। बात करते हैं आगे की ओर, इसमें और भी लोग शामिल होते हैं। जैसे याद रखिएगा कौन कौन हिस्सा नहीं लेता, पहले ये देख लो। इसमें मनोनीत सदस्य, मनोनीत जिनको चुना जाता है, जो राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद इसमें हिस्सा नहीं लेती है। इसमें हिस्सा नहीं लेती है, याद रखिएगा। यानी जो भी मनोनीत सदस्य है, जो भी इन सभी में से जो मनोनीत सदस्य है, वो इसमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, जो चुने जाते हैं। बात करते हैं, और साथ ही साथ विधान परिषद भी इसमें हिस्सा नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होती है। अभी वर्तमान में 6 ही राज्य है जहां पर विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं है। इसीलिए एक पलड़ा भारी पड़ जाएगा, इसीलिए विधान परिषद को इसमें नहीं रखा गया है। बात करते हैं, और भी लोगों को इसमें शामिल किया गया है वोट डालने के लिए। जैसे ये सब तो राज्य से है ना, ये सब राज्य के हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है दिल्ली, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है, एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। इन दोनों जगह के
जो विधानसभा है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी में जो विधानसभा है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। और इसको कब जोड़ा गया? 70वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन करके ये कहा गया कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली और पुडुचेरी, इनके विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जनता हिस्सा नहीं लेती है, जनता का इसमें कोई रोल नहीं है, जनता इसमें हिस्सा नहीं लेती है, यानी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए, तो अब हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेता है। अब हम देखेंगे कैसे इसका चुनाव होता है। तो कौन कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें, इसमें नहीं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं और नहीं विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। चलिए, आप सभी लोग इसको एक बार देख ले, फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, आप सभी ने देख लिया, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसमें निर्वाचन होता कैसे है, राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। ये आर्टिकल 55 में हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन होता कैसे। यहाँ देखिएगा, एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक पद्धति अपनाई जाती है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय पद्धति, या फिर इसे अनुपातिक पद्धति भी कहते हैं। समानुपातिक या फिर अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। किसके? कैसे? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। अब ये एकल संक्रमणीय मत क्या है? इसमें विधायकों को, एक विधायक का वोट निकाला जाता है और एक सांसद का वोट निकाला जाता है। बात करें, विधायक, जितने राज्य में विधायक हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और केंद्र में जितने सांसद हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यही हुआ ना जी। और राज्यों में, हर राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा में विधायकों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो बात करें, इनके मत को बराबर करना है, और इनके मत का मतलब होता है उनका वैल्यू, वोट का वैल्यू। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। और ये कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान होता है। कैसा होता है? गुप्त मतदान। कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान होता है। और साथ ही साथ ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हुआ ना जी, क्योंकि आम जनता तो इसमें वोट डाल नहीं रही है। अब कैसे होता है ये देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे, इनके निकालने के लिए, एकल संक्रिय मत निकालने के लिए एक सूत्र को अपनाया जाता है। वो सूत्र हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर मुझे एक विधायक का मूल्य चाहिए, क्या? एक विधायक का मतलब होता है एमएलए। एक विधायक का मत मूल्य, मुझे एक विधायक का मत मूल्य चाहिए, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालेंगे, जिस राज्य का निकाल रहे हैं उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या या फिर उस राज्य की कुल जनसंख्या, और साथ ही साथ राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में
कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य यानी जो भी विधानसभा में सदस्य चुने गए हैं, जो भी निर्वाचित सदस्य चुने गए हैं, उनसे राज्य की जनसंख्या को भाग देना है। एक एग्जाम और इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई। अब इससे क्या होता है, एक विधायक का मत मूल्य निकल जाता है। इसको इसलिए गुना किया जाता है कि एक विधायक का मत मूल्य कम से कम किया जाए। जैसे एग्जाम्पल, जनसंख्या हमारे पास 20,000 है। मान के चलिए जिस राज्य की जनसंख्या 20,000 नहीं, इसको कर लो, कितनी है 20 लाख उस राज्य की जनसंख्या है, और हमारे पास मात्र 20 ही क्या है, 20 ही क्या है विधायक। तो हिसाब देखिए तो कट जाएगा। एक 0 और पड़ेगा ना। चलिए, तो ये हो जाएगा। तो बात करें, इसलिए किया जाता है कि अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी कट जाएंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, जिससे गणना करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए 1/1000 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, कि कम संख्या है जिससे उन्हें गणना करने में क्या हो, आसानी हो। ये तो हो गया एक विधायक का मूल्य। अब हम बात करेंगे एक सांसद का मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य, यानी एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालें। तो एक सांसद का मत मूल्य निकालना है तो सभी विधायकों का मत मूल्य जोड़े, सभी विधायकों के मतों का योग, सभी विधायकों के मतों का योग चाहिए, यानी जितने भी विधायक हैं उनका क्या चाहिए, उनके जितने भी मत आए उनको जोड़ना चाहिए, मतलब जोड़ कर लिखना है। और सदस्यों की संख्या क्या, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से क्या देना है, भाग देना है। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों से क्या देना है, यहां पर किसी से गुना नहीं करना है, निर्वाचित सदस्य से क्या देना है, भाग देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सांसद का मत मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक सांसद का मत मूल्य। और इस प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। और यह मतदान कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। और किस रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसमें आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि देखिए, अगर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता हूं तो उसके यहाँ पर एक सीमा लिखी गई है। क्या, एक नोट करके लिख लें, हाँ, इस चुनाव में एक सीमा रखी गई है कि आपको जितने भी वोट हैं उसका 1/6 आपको मिलना चाहिए। यानी कुल वोटों का क्या मिलना चाहिए, आपको कुल वोट का क्या मिलना चाहिए, 1/6 हिस्सा। यानी कुल मत का, जो भी कैंडिडेट है उन्हें क्या मिलना चाहिए, जितना भी मत है, जितने भी मत हैं उनका 1/6 हिस्सा उसे मिलना ही चाहिए। अगर उससे कम मिलता है, अगर उससे कम मिलता है तो इस चुनाव में कुछ पैसा जमा कराया जाता है, और ये जो राशि होती है वो 15,000 की होती है। इसीलिए आपकी राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त। जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और ये होती है 15,000। कितनी है, 15,000। यदि आपको वैलिड वोट्स का, यानी कुल मत होता है जितने भी वोट हैं, वैलिड वोट विधायक और सांसद को मिलाकर, उसका 1/6 अगर आपको नहीं मिलता है तो आपकी जो राशि है, जो आपने कैंडिडेट बनने से लिए जमा की है, वो राशि जब्त कर ली जाएगी, या तो वो आरबीआई के पास जाएगी और सरकारी खजाने में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका आर्टिकल 55। चलिए बढ़ते हम लोग आर्टिकल 56 की ओर। अनुच्छेद 56,
एक बार सभी लोग इसको देख लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आर्टिकल 56 की ओर, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 में क्या है, हमारा कार्यकाल है। क्या है दोस्तों, कार्यकाल। अब बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आप सभी लोग बताएं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो ऐसे 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों, कार्यकाल होता है। यानी 5 वर्ष तक राष्ट्रपति क्या रह सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति किसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। कितने सालों तक, 5 सालों तक। बात करते हैं अगर राष्ट्रपति कभी किसी कारणवश बीच में ही क्या हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए या कैसी भी कोई दुर्घटना हो जाए जिससे राष्ट्रपति क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो क्या होता है, इसके बदले में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति आता है। क्या आता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या आता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति या तो उपराष्ट्रपति होगा या फिर उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय मतलब होता है सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, जज होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। वो इसके बदले में क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, मैक्सिमम 6 मंथ। कितने, 6 महीने। 6 महीने के अंदर क्या कराना होगा, चुनाव कराना होगा। 6 महीने के अंदर हमें क्या कराना होगा, चुनाव कराना होगा। और चुनाव होने के बाद जो नया राष्ट्रपति आएगा, चुनाव होने के बाद जो नया राष्ट्रपति आएगा वो राष्ट्रपति कुल 5 वर्षों के लिए आएगा। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए आएगा। यानी अगर राष्ट्रपति को किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकते हैं। और 6 महीने के अंदर क्या कराना होता है, चुनाव कराना आता है। और जो नया राष्ट्रपति चुनकर आएगा वो पूरे के पूरे 5 साल के लिए चुनकर आएगा। चलिए ये था आर्टिकल 56। बात करते हैं अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57। दोस्तों आर्टिकल 57 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 57 की बात करें तो आर्टिकल 57 ये कहता है दोबारा नियुक्ति। आपने पढ़ा होगा दोबारा नियुक्ति। दोबारा नियुक्ति का मतलब है कोई भी व्यक्ति चाहे तो 2 या 2 से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। 2 से 1 से अधिक बार, क्या कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं कि मैं इस साल राष्ट्रपति बना, अगले साल इस 5 साल रहा, फिर अगले 5 साल नहीं बनूंगा। मैं बन सकता हूं, लेकिन वो पार्टी पर निर्भर करता है। तो दोबारा नियुक्ति भी हो सकती है, दोबारा राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख ले, राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे ना जी। नहीं, हम चाहें तो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 58 की, अनुच्छेद 58 की। दोस्तों आगे की ओर बात करते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 यानी आर्टिकल 58। अब ये आर्टिकल 58 है क्या दोस्तों, आर्टिकल 58 ये कहता है इसमें हमें योग्यता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, योग्यता। अब हमें अगर इस देश का राष्ट्रपति बनना है या फिर सॉरी इस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिना किसी क्वालिफिकेशन के हम इसके चुनाव में खड़े कैसे हो सकते हैं। तो आइए क्वालिफिकेशन देखते हैं। पहली क्वालिफिकेशन, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, भारत का नागरिक। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप इस देश का चुनाव इस राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी कैटेगरी क्या है, आपको कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यानी आप कम से कम 35 वर्ष के होने चाहिए। बड़ा पद है तो एक्सपीरियंस भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तीसरा, आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए। यानी आप पागल नहीं होने चाहिए, नहीं आप दिवालिया होने चाहिए, यानी सारी संपत्ति खत्म,
लुटे पुटे व्यक्ति दिवालिया नहीं होने चाहिए। और भी है। चौथा, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। क्या? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने लायक होने चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने लायक होने चाहिए। कम से कम लोकसभा के आप मेंबर बन सके। ये सब क्या है? इनकी योग्यता है। और साथ ही साथ दोष सिद्ध अपराधी नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी वो अपराधी वो जो भी व्यक्ति हैं, वो जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वो कोई अपराधी नहीं होने चाहिए, उन पर कोई भी केस नहीं होना चाहिए। चलिए, ये था इनकी योग्यता। बात करते हैं आगे की ओर। ये है राष्ट्रपति की योग्यता। बात करते हैं आर्टिकल 59 यानी अनुच्छेद 59। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 में आपने देखा होगा, जरा सा गौर करें। आर्टिकल 59 में हमने क्या देखा था? आर्टिकल 59 में हमने देखा था दशा। क्या देखा था? दशा। तो बात करते हैं ये दशा क्या है। दशा या फिर इसे हम लोग बोलते हैं शर्तें। क्या बोलते हैं? दशा या फिर शर्तें। क्या 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 शर्तें हैं अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं? तो शर्तें क्या क्या है, सबसे पहले देखें। अगर शर्त में शर्त क्या क्या है? तो शर्त है सबसे पहली, लाभ पद पर न हो। क्या? लाभ पद पर न हो। लाभ पद का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मैं क्या बिना किसी सपोर्ट के बन सकता हूं? क्या छोटा मोटा तो देश चुनाव है नहीं, मुखिया का चुनाव तो है नहीं, उसमें भी सपोर्ट चाहिए। तो बात करते हैं, अगर मुझे भारत देश का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मुझे इन सभी क्राइटेरिया तो फिल कर लूंगा। क्या ऐसी शर्तें हैं जो हमें, हर एक व्यक्ति तो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो कैसी शर्तें हैं जो आम आदमी को हटा देती है? तो यहां पर आइए, ऐसी शर्त है, कहता है कि आपके पास 50 विधायक एवं सांसदों का क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। किसके रूप में? किसके रूप में? प्रस्तावक के रूप में। प्रस्तावक के रूप में एवं 50 विधायकों एवं सांसदों का सपोर्ट चाहिए अनुमोदक के रूप में। किसके रूप में? अनुमोदक। यानी सीधा सीधा कहें तो आपके पास 100 विधायक या फिर 100 सांसदों का क्या चाहिए? कम से कम 100 लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास 100 लोगों का सपोर्ट नहीं है तो आप इस चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। और तीसरी शर्त यह है कि आपने कम से कम 15,000 रुपये राशि जमा करनी है। कितनी राशि जमा करनी है? 15,000। बोले थे ना चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति का तो हमें कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, तो कितने पैसे? 15,000 रुपये आपको क्या रखनी है? जमानत राशि। क्या रखनी है? जमानत राशि रखनी है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ये पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। आपको यह पैसा क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। तो ये थी इसकी योग्यता आर्टिकल 58 के तहत, और आर्टिकल 59 के तहत इनकी शर्तें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ये हमने आर्टिकल 59 तक पढ़ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 60 की ओर। आप सभी लोग इसको एक बार देख ले अच्छे से। साइड हो जाते हैं दोस्तों, आप सभी लोग एक बार देख ले इसको। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। दोस्तों आर्टिकल 58 तक हमने देख लिया, सॉरी 59 तक। बात करते हैं अब अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60। अब अनुच्छेद 60 क्या है? देखो, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अगर चुनाव हो गया, राष्ट्रपति जी जीत गए, तो उनको कोई ना कोई तो शपथ दिलाएगा। तो शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएंगे, उसकी जगह पर अन्य न्यायाधीश दिलाएंगे। वहां पर तो बहुत सारे जजेस होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। ये था शपथ। अब हमारा आता है आखिरी अनुच्छेद, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है दोस्तों? तो आर्टिकल 61 जो है वो है महाभियोग से संबंधित। किससे संबंधित है? महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या है? महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। कैसी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या फिर इस प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति को हटा सकते हैं अगर वो कोई देश विरोधी काम कर रहा है, या वो कैसी काम कर रहा है जो हमारे संविधान के क्या है? खिलाफ है। तो जिससे जो भी विधायक सांसद लोग सही उनको लग रहा है कि ये हमारे देश के लिए खतरा है, ये हमारे देश के लिए सही नहीं राष्ट्रपति हैं, तो इसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और यह प्रक्रिया जो है हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उससे हमने यह प्रक्रिया ली है। लेकिन हमने राष्ट्रपति का पद लिया है ब्रिटेन से, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। बात करते हैं दोस्तों इसकी। अब बताओ, अगर मुझे राष्ट्रपति को हटाना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? संसद में। कहां जाना पड़ेगा दोस्तों? संसद में। अब मुझे पता है कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा। संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। यहीं पर तो वो पास होगा बिल। अब बताओ, अगर मुझे महाभियोग लाना है, अगर मुझे महाभियोग लाना है तो महाभियोग में चाहूं तो यहां भी ला सकता हूं, यहां भी ला सकता हूं। मतलब किसी में भी पहले ला सकता हूं। चाहूं तो मैं पहले राज्यसभा में ला सकता हूं, चाहूं तो मेरा मन नहीं, मैं राज्यसभा में नहीं, मैं पहले लोकसभा में लाऊंगा तो लोकसभा में लाओ, राज्यसभा में मन है तो राज्यसभा में लाओ। यानी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आपको पहले इसी सदन में रखना होगा। यानी महाभियोग पहली बार आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं। लेकिन पेश करने से पहले जितने भी उसके सदस्य हैं, जितने भी उसके सदस्य हैं, उसका 1/4 आपको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? 1/4 मत होना चाहिए। यानी अगर आपको पहले लाना है, महाभियोग लाना है, तो आपको कितने चाहिए? 1/4 मत क्या चाहिए? प्रारंभ करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रारंभ करने के लिए। यानी किसी भी सदन में आपको अगर महाभियोग लगाना है, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अगर आपको दोनों में से किसी में लाना है तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उसका कितना हिस्सा चाहिए? 1/4 मत चाहिए पेश करने के लिए। अगर मान के चलिए सबसे पहले मैंने राज्यसभा में पेश किया, राज्यसभा में पारित करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 2/3 हिस्सा। यानी जितने भी लोग हैं उसमें से 2/3 लोग अगर इसे पारित कर देते हैं तो यह राज्यसभा से पारित हो गया। मैंने पहले राज्यसभा में पेश किया, अब मुझे राज्यसभा में पेश कर दिया, अब मुझे लोकसभा में भी जाना होगा। तो मैं जब लोकसभा में जाऊंगा तो लोकसभा में जाने से पहले, याद रखिएगा, लोकसभा में जाने से पहले यहां पर राष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। राष्ट्रपति को कितने दिन का टाइम दिया जाता है? 14 दिनों का टाइम दिया जाता है। कितने दिनों का? राष्ट्रपति को 14 दिनों का वक्त दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी कर लें। कितनी? आप अपनी तैयारी कर लें कि अगर आपको भी फेस करना, अगर आप पर कोई इल्जाम लगा रहा है तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को भी क्या दिया जाता है? 14 दिनों का वक्त दिया जाता है दूसरे सदन में पेश करने से पहले। क्या? दूसरे सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिनों का क्या जाता है? वक्त दिया जाता है। अगर यह दोनों सदनों में पारित हो जाए, दोनों सदनों में मान के चलो पारित हो गया, दोनों सदनों में पारित हो जाए, अगर मान के चले दोनों सदनों में पारित हो जाए, कितने बहुमत से? 2/3
3 बहुमत से, तो हमारे देश को राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, यानी हमें हमारे राष्ट्रपति को क्या, सॉरी, हमारे राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर दोनों सदनों में पारित हो जाए तब। फिलहाल आप लोग ये सुनकर अच्छे हो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक हमारे कोई भी ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं है जिन पर महाभियोग लगा है। यानी एक पॉइंट यहां भी, यानी अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। चलिए, ये हो गया आपका दोस्तों पूरा का पूरा राष्ट्रपति के बारे में। चुनाव, कैसे चुनाव होता है, कैसे निर्वाचन होता है, कैसे पद है, क्या शपथ है, कार्यकाल कितना है, ये सब से संबंधित बातें हमने यहां देखी। चलिए, देखिए कुछ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स है वो भी देख ले। जैसे 2 राष्ट्रपति जो थे वो कार्यकाल के दौरान मर गए, यानी 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मर गए। कार्यकाल के दौरान मरे, कहने का मतलब है 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे जो कार्यकाल में ही मर गए, यानी वो राष्ट्रपति बने हुए थे और वो मर गए। वो कौन कौन थे, तो 2 व्यक्ति, एक का नाम है जाकिर हुसैन। कौन थे, एक जाकिर हुसैन थे और दूसरे थे फखरुद्दीन। दूसरे कौन थे, फखरुद्दीन थे। दूसरे कौन से दोस्तों, फखरुद्दीन और एक जाकिर हुसैन। मैंने बताया था आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर कोई मर जाता है तो, या फिर हट जाता है कोई किसी कारणवश, तो उसकी जगह पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति लाया जाता है जो अपने कार्यकाल को पूरा ना करे, तो उसको कार्यकाल को पूरा कर नहीं किया है, बीच में छोड़ दिया, तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति आता है। तो अभी तक हमारे देश में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति आए हैं। कितने, 3। अभी तक हमारे देश में कुल कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, 3 बने। पहले बने थे वीवी गिरी। कौन कौन बने, वीवी गिरी बने थे, वीवी गिरी बने। दूसरे बने दोस्तों एम हिदायतुल्ला। दूसरे कौन बने थे दोस्तों, एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। और लास्ट है वीदी जाति, वीदी जाति। ये 3 व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए हैं। कौन कौन, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और वीदी जाति। सॉरी, जाति नहीं, जावी। चलिए दोस्तों, ये था आपका पूरा का पूरा राष्ट्रपति। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो फटाफट आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले एक बहुत ही बढ़िया जानकारी आप सभी लोगों के लिए, आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों के लिए, पारा मेडिकल 2024 की तैयारी के लिए एक नया बैच लाया गया है, निश्चय बैच। कौन सा बैच, निश्चय बैच पारा मेडिकल 2024 की तैयारी का। हाल फिलहाल में इसकी लॉन्चिंग हुई है, इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं। अभी इसमें इसकी सीटें, कुछ ही सीटें बाकी हैं जो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो फटाफट आप सभी लोग आए, हमारे साथ जुड़े और पारा मेडिकल 2024 की तैयारी करें सभी टीचर्स के साथ। सभी टीचर्स आपको देख ही रहे हो कि यूट्यूब पे कैसे पढ़ा रहे हैं सभी लोग। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है उससे भी बेहतर तरीके से आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको PDF
चैप्टर वाइज नोट्स, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज, सभी लोग चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ हम लोग अंतिम विदा लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्लास। तो आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। जय सिया राम, राधे राधे।